नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की विज्ञान की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है स्थिर विद्युत। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि स्थिर विद्युत क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है और इसको और भी अच्छे से विस्तार पूर्वक हम आज की कक्षा में समझेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं एक गतिविधि से। इस गतिविधि के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? वो है सिर्फ एक प्लास्टिक की कंघी या एक प्लास्टिक के स्केल और कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े। इस तरीके से हमें करना क्या है, हमें इस प्लास्टिक की कंघी को या प्लास्टिक के स्केल को या तो आप अपने सर के बालों के साथ रब कीजिए या किसी भी ऊनी कपड़े के साथ आप इसको घर्षण कीजिए। इस तरीके से बच्चों खूब अच्छे से इसको आप रगड़िए। आप इसको अपने बालों पर भी रगड़ के देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आपके जो बाल होंगे उन्हें शुष्क होना जरूरी है, यानी कि वो गीले ना हो और ना ही उनमें तेल लगा हो। तो देखिए, हम इसे अच्छे से रगड़ते हैं। थोड़ी देर तक रगड़िए और देखिए क्या जादू होने वाला है। इसे अच्छी तरह से हमने रब किया है। अब इस कंघी को या जो आपकी प्लास्टिक की स्केल है जिसे आपने अपने बालों पर या किसी ऊनी कपड़े के साथ रब किया है, उस इस कंघी को आपको कागज के टुकड़ों के ऊपर लेकर के जाना है। इस तरीके से देखिए। तो देखा बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, एक जादू हो रहा है। इस कंघी ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सामान्यतः जब हम बिना घर्षण के, हमने कोई घर्षण नहीं किया इस कंघी को, बिल्कुल साफ। अब हम इस कंघी को अगर इस कागज के टुकड़ों के ऊपर ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो घर्षण के कारण ऐसा क्या हुआ कंघी में कि उसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया? बच्चों, यही है स्थिर विद्युत। किसी भी वस्तु में घर्षण के कारण उसमें आए हुए आवेश को, जो कि स्थिर होता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। इसी के बारे में हम आज की कक्षा में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बच्चों, किसी भी पदार्थ में उत्पन्न हुए इस स्थिर विद्युत आवेश को जानने के लिए सबसे पहले हम किसी भी पदार्थ की संरचना को समझते हैं। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब आइए परमाणु की संरचना को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो बच्चों परमाणु की संरचना होती है, इनमें तीन चीजें होती हैं। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, वो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थिर होते हैं। ये स्थायी भाग होता है और इन पे जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। हमारा जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो यानी किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है उसका जो धन आवेशित भाग होता है वो स्थिर होता है, वो परमाणु के नाभिक में होता है। और जो ऋण आवेशित भाग होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है बच्चों? इस तरीके से अपनी कक्षा में गति करता रहता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो ऋण आवेशित भाग होता है, जो नेगेटिव भाग होता है, वो गतिमान होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि किसी भी पदार्थ की संरचना कैसे होती है, यानी किसी भी परमाणु में क्या क्या होते हैं। एक गतिमान भाग होता है जो कि ऋण आवेशित होता है, एक स्थिर भाग होता है जो कि धन आवेशित भाग होता है। अच्छा बच्चों, किसी भी परमाणु में जितना धन आवेशित भाग होता है उतना ही ऋण आवेशित भाग होता है। यानी सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी परमाणु विद्युत की दृष्टि में बिल्कुल उदासीन होता है। अगर परमाणु उदासीन है तो पदार्थ भी उदासीन होंगे, जाहिर सी बात है। तो विद्युत की दृष्टि से सारे पदार्थ उदासीन होते हैं। तो अब इनमें आवेश आता कैसे है, आइए देखते हैं। हमने जाना कि विद्युत की दृष्टि से सारे पदार्थ उदासीन होते हैं, परंतु जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों में कम या ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? वो पदार्थ आवेशित हो जाता है
अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा कैसे होती है? उसका एक कारण है घर्षण। घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन, यानी कि घर्षण की क्रिया से हम किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को हम विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? स्थिर विद्युत आवेश। ऐसा नाम से ही हम जान रहे हैं, स्थिर विद्युत आवेश, यानी ऐसा आवेश जो कि स्थिर रहता है किसी भी पदार्थ की सतह पे। हमने एक उदाहरण लिया था प्लास्टिक की कंघी का। आप यही क्रिया को गुब्बारे के साथ भी कर सकते हैं। आप गुब्बारे को लीजिए, इस गुब्बारे को, और किसी भी दीवार पे ले जाकर के आप देखिए, कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन इसी गुब्बारे को अगर आप किसी ऊनी कपड़े के साथ घर्षण करेंगे या रब करेंगे या अपने बालों पर भी इसे अगर आप रब कीजिए तो क्या होगा? ये दीवार के प्रति आकर्षित होगा, यानी दीवार से जाकर के चिपक जाएगा। जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, हमने एक गुब्बारा लिया है और उसको ऊनी कपड़े से उस पर रब किया है, यानी उसका घर्षण किया है। उसके बाद उसे हम दीवार पे ले जाकर के देख रहे हैं तो वह चिपक गया है दीवार से। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा उस गुब्बारे में आए हुए आवेश के कारण हुआ है। और वो आवेश किस प्रकार का होता है? स्थिर होता है, जो उसकी सतह पर ही होता है। इसलिए इस आवेश को क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर विद्युत आवेश। अब घर्षण की क्रिया में होता क्या है बच्चों? हमने तो जाना कि सारे पदार्थ क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, कोई भी दो वस्तु हम लेते हैं, दोनों वस्तुएं जो होती हैं विद्युत की दृष्टि में क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि विद्युत की दृष्टि में दोनों उदासीन होते हैं। इस तरीके से देखिए, दोनों में ही अगर यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, दोनों ही विद्युत की दृष्टि में उदासीन है। जब हमने दोनों पदार्थ में घर्षण किया, उनको आपस में रगड़ा, तो क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? गतिमान होते हैं, अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। वो आसानी से किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो हमने देखा कि जिस पदार्थ से देखा यहाँ पे हमने जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में आ रहे हैं वो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पे ऋण आवेश की संख्या ज्यादा हो जा रही है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस पदार्थ से हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा। तो जिस पदार्थ से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में जाते हैं वो धन आवेशित हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण आवेशित हो जाएगा। आइए स्थिर विद्युत की कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। स्थिर विद्युत आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही रहता है। जी हाँ बच्चों, जब हम किसी वस्तु में घर्षण करते हैं तो जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो घर्षण किए गए स्थान पर ही रहता है। जैसा कि हमने जब कंघी पर घर्षण किया था, अगर हमने इस सिरे पर घर्षण किया है तो जो हमारा स्थिर विद्युत आवेश होगा वो इसी सिरे पर होगा, इसकी दूसरे सिरे पर नहीं आएगा, क्योंकि यह स्थिर होता है। स्थिर विद्युत आवेश नम एवं गीली हवा द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है बच्चों, हमने आपसे कहा था कि अगर आप कंघी को अपने बालों पर घर्षण कर रहे हैं या रब कर रहे हैं तो आपके बाल जो है वो सूखे होने चाहिए, उनमें तेल पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी वाली जगह पे क्या होता है बच्चों? स्थिर विद्युत आवेश जो होता है अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो शुष्क हवा में ज्यादा होता है या जाड़े के दिनों में ज्यादा दिखाई देता है। बच्चों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाड़े की ऋतु में जब आप कंबल का प्रयोग करते हैं, अगर कंबल आपके फला लाइन के हैं तो कई बार आपने देखा होगा अंधेरे में उनमें चिंगारियां निकलने लगती हैं। उस किस कारण से आती हैं? वो स्थिर विद्युत आवेश के कारण से ही आती हैं। जो कंबल के जो रोए होते हैं वो आपस में घर्षण करते हैं और वहां पे चिंगारी सी हमें दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? स्थिर विद्युत आवेश। इसके कुछ उदाहरण और भी आप देख सकते हैं। जैसा कई बार होता है घरों में हल्के पर्दे जो प्लास्टिक के लगे होते हैं उनके आर पार आप कई बार जाइए आइए तो देखा होगा कि जो पर्दा होता है वो आपकी तरफ आकर्षित होता रहता है, या आपके जो बाल होते हैं वो पर्दे से चिपकने लगते हैं। यहाँ पर भी ये किस कारण से हो रहा है बच्चों? स्थिर विद्युत आवेश के कारण। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ में आया होगा कि स्थिर विद्युत आवेश वास्तव में है क्या।
ये ऐसा आवेश है जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है और किसी भी पदार्थ की सतह पर होता है। अब जानते हैं कि इसके बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी हासिल की थी? विलियम गिलबर्ट ने। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों को तथा सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस गुण को विद्युत कहा गया। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः थेल्स की शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक या विद्युत रखा। तो देखा बच्चों, इस स्थिर विद्युत के बारे में किसने पहले खोज की थी? विलियम गिलबर्ट ने। और इसका नाम किसने दिया था? थेल्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब दो वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं, यानी कि उनमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन आइए देखते हैं ये कब और कैसे होता है। यहाँ बच्चों हमने एक प्रयोग किया है। इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? एक कांच की छड़, जिसे हमने इस तरह से डोरी से बांध करके लटका दिया है। इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ करके आवेशित किया है और रेशम के कपड़े से रगड़ने पे जो हमारी कांच की छड़ थी वो धन आवेशित हो गई। और हमने एक दूसरी कांच की छड़ ली है जिसको हमने उसी प्रकार से रेशम के कपड़े से रगड़ करके धन आवेशित कर लिया है। अब दोनों छड़ों को जब हम एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए चित्र में एक कांच की छड़ लटक रही है और दूसरी आवेशित की हुई कांच की छड़ को हम उसके पास ले जा रहे हैं, तो दोनों में क्या होता है बच्चों? दोनों में प्रतिकर्षण होता है। दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें महसूस होती हैं। इसके विपरीत हम एक और प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरे चित्र में देखिए एक कांच की छड़ को उसी प्रकार से रेशम के कपड़े से रगड़ करके आवेशित कर लिया है और उसे इस प्रकार से हमने लटका दिया है। हमने यहाँ पे दूसरी जो छड़ ली है वो है एबोनाइट की छड़। इस एबोनाइट की छड़ को हमने ऊनी कपड़े या किसी फलालैन के कपड़े से आवेशित किया है और तब हम इसको कांच की छड़ के पास ले जा रहे हैं। जो हमारी एबोनाइट की छड़ थी उसे जब हमने फलालैन के कपड़े या किसी ऊनी कपड़े से रब किया है तो उसमें ऋण आवेश आ गया है और तब हम उसको कांच की छड़ के पास ले जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, दोनों जो कांच की छड़े हैं, एक कांच की छड़ और दूसरी एबोनाइट की छड़, दोनों एक दूसरे के ओर आकर्षित हो रही हैं। तो हमने देखा इस प्रयोग के माध्यम से जब दोनों छड़ों के बीच में एक जैसा आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यदि दोनों छड़ें एक जैसी आवेशित होंगी तो वो क्या होंगी बच्चों? वो प्रतिकर्षित होंगी, यानी कि दूर जाएंगी। उसी प्रकार से जब हमने दूसरे प्रयोग में देखा दोनों छड़ें अलग अलग आवेश से आवेशित हुई, यानी कि एक धन आवेशित थी और दूसरी ऋण आवेशित थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? दोनों छड़ों के बीच में आकर्षण, यानी कि दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आ रही थीं। तो हम कह सकते हैं कि जब सजातीय आवेश होता है, यानी कि दोनों आवेश क्या है बच्चों? एक जैसे हैं। जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं, यानी कि दोनों में या तो ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक होते हैं, तो क्या होता है? दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जब दो चीजों के बीच में आवेश अलग अलग हो, यानी कि एक क्या होंगे? एक आपका पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो क्या होगा बच्चों? उनके बीच में आकर्षण होगा। तो हमने क्या जाना बच्चों? जब दो वस्तुएं आवेशित होती हैं और दोनों के बीच में एक जैसा आवेश हो, यानी कि दोनों या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि दो वस्तुएं आवेशित हैं और उनके बीच में आवेश अलग अलग है, तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो देखिए, सजातीय आवेश के बीच में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। वो दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। और जब विजातीय आवेश होता है, यानी कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो क्या होगा? उनके बीच में आकर्षण होगा। तो बच्चों, हमने देखा कि दो वस्तुएं जब आवेशित होती हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। अब देखते हैं आवेशों के प्रकार। इनके बारे में सबसे पहले किसने जाना? प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच में पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा बच्चों? काचाभ।
और एबोनाइट पर जो उत्पन्न आवेश था उसको दिया रजनी नाम। लेकिन आप तो जानते हैं कि इन नामों का प्रयोग आज हम नहीं करते हैं। हम आज किन नामों का प्रयोग करते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने जाना? वो थे बच्चों सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन आवेशों का नाम दिया। उन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। उन्होंने कहा कि कांच की छड़ को जब हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच पर उत्पन्न आवेश क्या था बच्चों? वो था धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और एम्बर अथवा एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एम्बर अथवा एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश कौन सा था बच्चों? ऋण आवेश था। तो जो आवेशों का नाम दिया था वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और आवेश दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था। आगे बढ़ते बच्चे और जानते हैं कि क्या केवल एक वस्तु अगर आवेशित हो तो क्या उनमें किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है? देखते हैं एक प्रयोग के द्वारा। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पे दो गुब्बारे लिए हैं। इन दो गुब्बारों पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं किया है। इन दो गुब्बारों में आप हवा भरिए और उन्हें आपस में साथ में लेकर के जाइए, तो आप देखेंगे कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ना ही इनमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण होता है और ना ही इनमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण होता है। अब हम क्या करेंगे? एक गुब्बारे को हम आवेशित करेंगे। आवेशित हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उन्हें जैसे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, उसे आप ऊनी कपड़े से भी रगड़ सकते हैं या अपने शुष्क बालों से भी रगड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से घर्षण के द्वारा उसको हम आवेशित करेंगे। अब इस आवेशित गुब्बारे को जब हम अनावेशित गुब्बारे के पास, हमने दो गुब्बारे लिए थे जिनमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था, हमने ऊनी कपड़े से रब करके एक गुब्बारे को आवेशित किया है। अब एक जो गुब्बारा आवेशित हो गया है उसे हम यहाँ पे देखिए अनावेशित गुब्बारे के पास ले जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो अनावेशित गुब्बारा था वो आवेशित गुब्बारे की ओर आकर्षित होता है। यानी कि अगर दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु भी आवेशित है तो वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो यानी कि किसी भी वस्तु में आकर्षण है तो उस दो में से कोई एक वस्तु आवेशित हो सकती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो प्रतिकर्षण होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में अगर प्रतिकर्षण है तो वह निश्चित प्रमाण है वस्तुओं के आवेशित होने का। तो बच्चों हमने इस प्रयोग के माध्यम से जाना कि दो वस्तुएं अगर आपस में प्रतिकर्षित कर रही हैं तो यहाँ पे क्या है? निश्चित तौर पे वो दोनों वस्तुएं आवेशित है, क्योंकि आकर्षण जो होता है किसी एक वस्तु के आवेशित होने पर भी हो सकता है। जैसा हमने यहाँ इस प्रयोग में देखा था, हमने दो गुब्बारे लिए थे, उस दो गुब्बारे में हमने केवल एक को ही आवेशित किया था और उनमें आकर्षण था, लेकिन प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी। तो यहाँ हमने जाना बच्चों कि अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिणाम में के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति होती है। अब ये कैसे होता है बच्चों? देखते हैं। जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, कोई भी दो वस्तु हो सकती है, जैसे हमने कक्षा की शुरुआत में एक गतिविधि की थी, हमने प्लास्टिक की कंघी को ऊनी कपड़े से रगड़ा था, या एक और प्रयोग हमने किया था, हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं या उसमें रगड़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे दो वस्तु ली है, इस तरीके से दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं की कक्षा में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब दो वस्तुओं को हम आपस में घर्षण करते हैं तो किसी एक पदार्थ के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे पदार्थ में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस पदार्थ के दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, इस पदार्थ के पास आ जाते हैं। तो यदि अगर इस पदार्थ के दो इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो यह दो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी हो रही है। ये क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉनों को हटा करके धन आवेशित हो जाएगा, और जो दूसरा पदार्थ होगा वो उतनी ही मात्रा में, यानी कि दो ही इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर रहा है, तो वो उतनी ही मात्रा में क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा।
तो कभी भी जब दो वस्तुओं के बीच में हम घर्षण करते हैं तो उनके बीच में जो आवेशों का आदान प्रदान होता है, जो उसका परिमाण होता है, वो समान होता है। एक वस्तु जितनी ही धनात्मक होगी, दूसरी वस्तु उतनी ही ऋणात्मक हो जाएगी। देखिए, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है। तो देखा, एक पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन को खोता है, दूसरा पदार्थ उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि जब भी दो पदार्थों को आपस में घर्षण किया जाता है, रब किया जाता है, तो दोनों में जो विपरीत जो आवेश आते हैं उनका जो परिमाण होता है वो समान होता है। चलिए एक और वस्तु के बारे में हम जानते हैं और वो है साधारण विद्युतदर्शी। अब बच्चों, ये साधारण विद्युतदर्शी क्या होता है? साधारण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो हमें किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से चित्र में आपको साधारण विद्युतदर्शी दिखाई दे रहा है। साधारण विद्युतदर्शी में क्या होता है बच्चों? ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक है साधारण विद्युतदर्शी। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? वृत्ताकार चकती होती है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर रबड़ का ढक्कन लगाया जाता है और इस तरीके से जो नीचे होती है, जो वृत्ताकार चकती होती है, ये धातु की बनी होती है और ये धातु की छड़ से जुड़ी होती है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए, इस विद्युत छड़ को सुरक्षित करने के लिए पूरा एक कांच का जार होता है और सबसे नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तांबल, पीतल या स्वर्ण की बारीक पत्ती लगी होती है। ये पत्ती किसी न किसी धातु की अवश्य होनी चाहिए। अब इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी धातु में आवेश है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए। ये कैसे ज्ञात होता है? जब किसी आवेशित छड़ को, किसी भी धातु की आवेशित छड़ को जब हम इसके समीप लाते हैं तो ये, चूंकि आपको मालूम है ये जो वृत्ताकार चकती है ये क्या होती है? किसी धातु की होती है, यानी कि वह विद्युत की चालक होती है। तो इसके द्वारा अगर ये छड़ आवेशित है तो आवेश क्या होगा? इस छड़ के माध्यम से अंदर प्रवाहित हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब एक ही प्रकार का आवेश होता है दो वस्तुओं के बीच में तो उनमें क्या होता है बच्चों? जल्दी सोचिए, हमने बताया था आपको। जी हाँ बच्चों, जब एक ही प्रकार का आवेश होता है तो वो वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिकर्षित होती हैं। तो यहाँ पे वही होता है। प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है बच्चों? दोनों पत्तियां आपस में एक दूसरे से दूर चली जाती है। जब यहाँ पे नीचे स्थित पत्तियां फैल जाती हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि ऊपर दिखाई गई जो छड़ आई है हमारे पास, वह आवेशित है। तो ये तो बच्चों हमने जाना साधारण विद्युतदर्शी को। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में नए विषय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।